संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रेरणा से भारत बाहरी या आंतरिक सभी प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम रहा है। फिट इंडिया मूवमेंट के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय राजधानी में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में राष्ट्रव्यापी वार्षिक फिट इंडिया ब्लॉक रन इवेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खेल मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 500 खिलाड़ी और कोच भी उपस्थित थे। इस समारोह में शामिल सभी भागीदारों ने लगभग 150 किलोग्राम कचरा उठाया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने क्लाइमेट इक्विटी मॉनिटर पर वैश्विक जलवायु नीति के सीधे प्रसारण का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे जलवायु से संबंधित प्रमुख गतिविधियों के बारे में सभी देशों के विशेषज्ञों को गहन विचार विमर्श करने में मदद मिलेगी। इस वेबसाइट पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की गई कार्रवाई के बारे में आंकड़े और अन्य जानकारी उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्री ने एक ट्वीट में इस परियोजना पर काम कर रहे समूह को शुभकामनाएं भी दी। कोरोना के खिलाफ जंग में टीकाकरण को गति देने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर आज से हर घर दस्तक अभियान का आगाज करने जा रही है। मेडिकल टीम हर घर जाकर दस्तक देगी और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं ली है या दूसरी खुराक लेने नहीं पहुंचे हैं, उनके पूर्ण टीकाकरण की जिम्मेदारी टीम की होगी। टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में अब तक लगभग 106 करोड़ 18 लाख कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। संस्कृति मंत्रालय राष्ट्रीय, तालुका और तहसील स्तर पर देशभक्ति गीत लेखन, लोरी लेखन और रंगोली बनाने की राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मन की बात में की थी। देशभक्ति गीत लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर ने सोशल मीडिया पर की। लोरी लेखन प्रतियोगिता की शुरुआत ऑस्कर विजेता ए आर रहमान ने की। पद्मश्री से सम्मानित सुदर्शन पटनायक ने सोशल मीडिया पर रंगोली बनाने की प्रतियोगिता को प्रस्तुत किया। और अब राज्य से जुड़ी हुई खबरें। उत्तराखंड में देहरादून के चक्राता उपमंडल में एक सड़क दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई है, 2 अन्य घायल हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और तुरंत बचाव अभियान चलाने के निर्देश जारी किए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल और केरल में राज्यसभा की एक सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। उपचुनाव के लिए अधिसूचना 9 नवंबर को जारी की जाएगी और मतदान 29 नवंबर को होगा। तृणमूल कांग्रेस के अर्पिता घोष और केरल कांग्रेस के जोस के मणि के इस्तीफे के कारण ये सीट खाली हुई थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भरोसा जताया है कि भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारिता का महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उन्होंने गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी के 75वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए सहकारिता के सिवाय कोई दूसरा बेहतर रास्ता नहीं है। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी के कारण 19 महीने बाद पहली से लेकर 8वीं कक्षा तक निजी और सरकारी स्कूल आज खुलेंगे। हालांकि स्कूल खुलने के बाद भी ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। कोई भी स्कूल अभिभावकों पर बच्चों के स्कूल भेजने के लिए दबाव नहीं बनाएगा। अभिभावक अपनी मर्जी से बच्चों को स्कूल भेजेंगे। इसके लिए उन्हें स्कूल की ओर से भेजे गए गूगल फॉर्म पर सहमति देनी होगी। दिल्ली एनसीआर में रविवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले 24 घंटों के मुकाबले अधिक दर्ज किया गया। राजधानी में औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 21 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 289 दर्ज किया गया। शनिवार को ये 268 था। एनसीआर में गाजियाबाद 342 का एक्यूआई के साथ सबसे प्रदूषित शहर रहा। अगले 2 दिनों में हवा की दिशा बदलने के कारण हवा की गुणवत्ता में हल्का सुधार हो सकता है। आज हरियाणा दिवस है और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को कई सौगात देंगे। सरकार की ओर से इसके लिए पहले ही खाका तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री आज कर्मचारियों से लेकर व्यापारी, किसानों और मजदूरों सभी वर्गों को लेकर घोषणाएं कर सकते हैं। इस दौरान राज्य सरकार का 7 साल का लेखा जोखा भी पेश किया जाएगा। इनमें वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने,
और कर्मचारियों को 3% डीए मिलने की भी संभावना है। और राष्ट्रीय और राज्यवार खबरों के बाद आइए एक नजर डालते हैं दुनिया भर से आ रही बड़ी खबरों पर। रोम में G20 शिखर सम्मेलन संपन्न हो गया है। सम्मेलन में विश्व नेताओं ने जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और सतत विकास के विषयों पर विचार विमर्श किया। शिखर सम्मेलन में वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक स्वास्थ्य पर भी एक सत्र आयोजित किया गया, जिसमें G20 देशों के नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसमें भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन से अलग स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज से मुलाकात की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों देश व्यापार, ऊर्जा, नवाचार और अन्य क्षेत्र में व्यापक सहयोग कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्पेन को ग्रीन हाइड्रोजन, बुनियादी ढांचा और रक्षा विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में निवेश के लिए आमंत्रित किया। पीएम ने जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल से भी मुलाकात की। COP26 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री ने तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया, जलवायु परिवर्तन को कम करने और इस संबंध में भारत के प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए अन्य विश्व नेताओं के साथ काम करने की आशा करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी करेंगे। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने COP26 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 2009 से विकसित राष्ट्रीय विकासशील देशों को समर्थन के प्रति $100 बिलियन लक्ष्य को पूरा करने में विफल रहे हैं। बेइजिंग स्थित बहुपक्षीय विकास बैंक, एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और एशिया विकास बैंक यानी ADB भारत को कोविड रोधी टीके खरीदने के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में टीकों की पहुंच सुविधा योजना के तहत $2 अरब का ऋण देगा। जानकारी के अनुसार इस ऋण के माध्यम से 6,670 लाख टीके खरीदे जा सकते हैं। और तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालने के बाद प्रतिबिंब, अब हम बात करेंगे सेहत की। जी, और सेहत की बात करें यानी हमारा खास सेगमेंट फिट रहो इंडिया, इस पर भी हम नजर डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम सेहत से थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेहत की बात हम करेंगे प्रतिबिंब, हम आज की बात कर लेते हैं, यानी आज का दिन क्यों है खास। और आज वर्ल्ड वीगन डे है, जो कहीं ना कहीं सेहत से ही जुड़ा है। दुनिया भर में शाकाहारी जीवन जीने का संदेश देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। वीगन डाइट और शाकाहार के बीच मामूली सा अंतर होता है। कई लोग इसको लेकर कंफ्यूज भी होते हैं कि वेजिटेरियन और वीगन आखिर क्या दोनों एक हैं या दोनों अलग हैं। आज इसको भी समझने की कोशिश करेंगे प्रतिबिंब, क्या है ये अंतर और क्यों मनाया जाता है वीगन डे, आइए समझते हैं। आज वर्ल्ड वीगन डे है। 1 नवंबर को हर साल दुनिया में शाकाहारी जीवन जीने का संदेश दिया जाता है। वीगन डाइट पिछले कुछ सालों से तमाम लोगों की पसंद बन गई है। हालांकि वीगन डाइट और शाकाहार के बीच मामूली सा अंतर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वीगन डाइट लेने वाले मीट और अंडे के साथ साथ डेयरी उत्पादों से भी परहेज करते हैं। आखिर इस खुराक के फायदे क्या हैं? इससे क्या हासिल होता है? ये जानकारी वर्ल्ड वीगन डे के दिन साझा की जाती है। इस दिन की प्रासंगिकता इसमें भी है कि इसी बहाने लोगों की शाकाहार और उससे जुड़े फायदों में रुचि बढ़ाएं। जान लीजिए कि विज्ञान ये साबित कर चुका है कि शाकाहार से पर्यावरण को भी फायदा होता है। यूके वेगन सोसाइटी ने पहली बार 1 नवंबर 1994 को विश्व शाकाहार दिवस यानी वर्ल्ड वीगन डे मनाया था। 1944 में वेगन सोसाइटी बनी थी। शाकाहार दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर वेगन सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसे यादगार बनाने के लिए हर वर्ष इसे मनाने की घोषणा की। शाकाहार स्वस्थ जीवन का परिचायक है। ये कई सारी बीमारियों से आपको दूर रखता है। तो बढ़िए सेहत की तरफ, सुकून और खुशी की तरफ। प्रीति, पहले वेगन बनना देशव्यापी था, अब विश्वव्यापी हो गया है। विश्व भर में लोग जो हैं शाकाहार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि अब ये मुझे लगता है ये प्रतिबिंब पर्सनल चॉइस से ज्यादा कहीं ना कहीं अगर हम पूरे एनवायरनमेंट की बात करें और जिस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, धरती पर कई तरह से बोझ बढ़ रहा है, उसे लेकर भी जिस तरह के शोध सामने आए हैं, बात सामने आए, उसके बाद लोग अब वीगन बनने की तरफ ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं दुनिया भर में। और जागरूक भी हो गए हैं लोग।
मुझे लग रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता लगातार बढ़ रही है लोगों में। बिल्कुल। और आइए सेहत के सेगमेंट में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिट रहो इंडिया की। और अब सेहत के सेगमेंट में आज हम आपको बताने वाले हैं ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बच्चों में होने वाली एक तरह की बीमारी है जिसमें बच्चे बगैर कुछ सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। जी हाँ, यदि बच्चों में आप कंसंट्रेशन की कमी, हड़बड़ाहट, भूलने की आदत, गलतियां दोहराने की, बात बात पर इमोशनल होने जैसे सिम्टम्स देख रहे हैं तो हो सकता है कि ये ADHD डिसऑर्डर हो। आखिर ऐसे क्यों होता है, इसके होने के कारण क्या है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। आज हम बात कर रहे हैं अडल्ट ADHD की, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। और ये मोस्टली बड़ों में देखा जाता है और वो बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं जो बचपन से भी ये कैरी कर रहे हैं। कई बच्चों का तो ADHD बचपन में ही पता चल जाता है और कई बच्चों का नहीं पता चलता और उसके सिम्टम्स बहुत ही सिंपल हैं ऑब्ज़र्व करने को। जैसे मेरे पास एक पिताजी आए अपने बेटे के साथ और बोले कि ये बार बार मेरा बेटा जॉब बदल लेता है, ये इतना अच्छा है अपनी IT में, अपने इतना अच्छा डिजिटल मीडिया करता है, मगर जब भी किसी कंपनी में जाता है सब लोगों से लड़ पड़ता है या उनको क्रिटिसाइज़ करता है या एडजस्ट नहीं हो पाता। मैं इसको 5 से 6 जॉब में मदद कर चुका हूँ मगर ये कहीं टिकता ही नहीं है। और उस बच्चे से बात करने से पता चला कि उसको बहुत ही भय रहता है कि वो अपना काम कर पाएगा नहीं, ख़त्म, इनकम्प्लीट तो नहीं रहेगा, और वो बहुत रेस्टलेस रहता था। और ये सिम्टम्स हैं ADHD अडल्ट्स के कि वो बहुत रेस्टलेस रहते हैं, किसी काम में एक बार टिक नहीं सकते, फोकस और कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, उनको एक जगह बिठा के रखना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन बहुत करते हैं, काम में बहुत ही डिले करते हैं, बहुत ही उन्हें इरिटेबिलिटी होती है, बहुत ही उन्हें गुस्सा आता रहता है और कभी कभी वो एक मूवमेंट के पीछे पड़ जाते हैं। अगर वो पैर हिला रहे हैं तो पैर हिलाते जाएंगे, अगर वो किसी को देख रहे हैं तो वो घूरते जाएंगे, दूसरा बुरा मान सकता है। उनको ये नहीं पता होता कि वो जो घूर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जानबूझ के घूर रहे हैं, बट एक्चुअली वो किसी इशू से सफ़र कर रहे हैं। तभी हम इन बातें कर रहे हैं ADHD की अडल्ट की, कि जिससे आपको पता चले कि बचपन में ही नहीं बड़े होके भी हो जाता है। उसके जेनेटिक मार्कर्स हैं, बायोकेमिस्ट्री इश्यूज़ हैं, एनवायरमेंटल इशू हैं। अगर आपको ज़रा सा भी लगे कि आपका जो बच्चा है बचपन में या बड़े हो के बहुत ही रेस्टलेस है और बहुत ही वायलेंट है बच्चों के साथ और बहुत उनको बच्चों को सारा टाइम तंग करता रहता है और ख़ुद भी चीखता चिल्लाता है, अपना सिर दीवार से मार लेता है, इरिटेट होता है, आपको पकड़ पकड़ के हिलाता है और बहुत ही वायलेंट हो जाता है, तो ज़रूरी है कि आप किसी न किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर की सलाह लें और बच्चे का इलाज करवाएं, जिससे वो अपने वापस एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो सके। क्योंकि ऐसे बच्चों को एडजस्ट होना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उनकी एक स्पेशल क्लासेस लगती हैं, स्पेशल ट्यूशन लगती है, क्योंकि वो और बच्चों को बहुत डिस्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि खुद भी नहीं बैठा जाता और सारा टाइम क्लास में भागते रहेंगे। बड़े हो जाते हैं, किसी जॉब में होते हैं तो सारा टाइम सबको जॉब में डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे बच्चों को सपोर्ट करें और उनकी इमोशनल और मेंटल हेल्थ को समझें और उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी व्यतीत करने का एक चांस दें। प्रीति, आपको नहीं लगता कि बच्चों की हर हरकत को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए? और पहले हम देखते थे कि बड़े परिवार हुआ करते थे, दादा दादी जो है बुआ चाचा घर में रहा करते थे और बच्चों पर नज़र रखते थे और बहुत मिलनसार जो है व्यवस्था में बच्चे पल बढ़कर बड़े होते थे। लेकिन अब जो है छोटे परिवार हो गए हैं, माँ बाप देखते हैं कि वो ऑफिस जाते हैं और बच्चों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। और जैसे आपने कहा कि उनकी हर हरकत पर नजर रखनी चाहिए, जैसा हाइपर एक्टिव बच्चों के बारे में जो अभी एक्सपर्ट ने बताया, कई बार हम सिर्फ ये मान लेते हैं कि क्लास में बच्चा ज्यादा शैतानी करता है या घर पे वो ज्यादा शैतानी करता है और बच्चों से ज्यादा शैतान है, सिर्फ इसलिए हो सकता है वो हाइपर एक्टिव हो। लेकिन अगर हम समझे तो इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू है, जैसे आज एक्सपर्ट ने भी बताया, और हमें कहीं ना कहीं अगर उन्हें सपोर्ट मिले और सही सलाह मिले तो ऐसे बच्चों को ठीक किया जा सकता है। जी हाँ, और मनोवैज्ञानिकों का भी आप जो है सपोर्ट ले सकते हैं, उनके पास अपने बच्चे को ले जा सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। जी हाँ, आइए जानते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास के बारे में और आपको बताते हैं कि इतिहास के पन्नों में 1 नवंबर के नाम क्या खास घटनाएं दर्ज हैं।
1 नवंबर वर्ष 1956 में कर्नाटक राज्य की स्थापना हुई। इसकी राजधानी बंगलुरु है। इस राज्य का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत किया गया। इससे पूर्व यह मैसूर राज्य कहलाता था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के दोनों ही रूप, कर्नाटक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत को इस राज्य का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। आज ही के दिन वर्ष 1956 में ही केरल भारत के नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का पहला शिशु सौहार्द राज्य है। 1 नवंबर वर्ष 1966 में भारत गणराज्य के एक अलग राज्य के रूप में हरियाणा राज्य की स्थापना हुई। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। हरियाणा पंजाब राज्य का अंग था, जिसे वर्ष 1966 में भारत के नए राज्य के रूप में पहचान मिली। यह राज्य वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निवास स्थान रहा है। इस क्षेत्र में विभिन्न निर्णायक लड़ाइयां भी हुई हैं, जिसमें भारत का अधिकतर इतिहास समाहित है। पानीपत के 3 ऐतिहासिक युद्ध इस राज्य में ही हुए हैं। इसमें महाकाव्य महाभारत का युद्ध भी शामिल है। 1 नवंबर वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना भारत के नए राज्य के रूप में हुई। इसकी राजधानी रायपुर है। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद यह भारत का 26वां राज्य बना। किसी समय में इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ होने की वजह से इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। छत्तीसगढ़ भारत का ऐसा राज्य है जिसे महतारी यानी माँ का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ वैदिक और पौराणिक काल से विभिन्न संस्कृतियों के विकास का केंद्र रहा है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों से इस बात का पता चलता है कि यहाँ पर वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध संस्कृतियों का विभिन्न कालों से प्रभाव रहा है। तो आज का इतिहास हमने जाना और इसके बाद बात एक ऐसी खबर की जो थोड़ा हटकर है प्रतिबिंब, और इस हटकर खबर में आज हम बात करने वाले हैं स्क्विड गेम को लेकर दीवानगी की। अगर आप फिल्म या वेब सीरीज देखने के शौकीन हैं तो भी इस नाम से शायद आप अच्छी तरह से वाकिफ हो गए होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह नाम अनजाना नहीं रह गया है। सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई मीम्स, पोस्ट की बाढ़ है। सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई ये वेब सीरीज अब तक 11 करोड़ से ज्यादा व्यूज के साथ सबसे पॉपुलर वेब सीरीज बन चुकी है। जी हाँ, स्क्विड गेम के लिए दीवानगी लोगों पर खूब है। लोगों पर इस वेब सीरीज का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ की अब दुनिया के हिस्सों में भी लोग अपने नाखूनों पर भी स्क्विड गेम से जुड़े डिजाइन बनवाने लगे हैं। जी हाँ, और इसको लेकर उतावलापन लगातार बढ़ता जा रहा है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही वेब सीरीज स्क्विड गेम की दीवानगी लोगों के जहन से उतरने का नाम नहीं ले रही है। मलेशिया में नेल आर्ट करवाने आ रहे ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्क्विड गेम के डिजाइन अपने नाखूनों पर उकेरने के लिए यहाँ आए हैं। नेल आर्ट में एक एक डिटेलिंग पर खूब ध्यान दिया जा रहा है। Because this is too viral, everybody know this Squid Game, and then I saw this on the Facebook and IG, and then look like wow, so nice. So I get the appointment and done this one. You see the hair, all the details is very nice. जिस तरह से स्क्विड गेम वेब सीरीज डिजाइन को लेकर लोगों में नेल आर्ट करवाने की मांग बढ़ रही है, नेल सैलून के मालिकों को भी इसके लिए खास तैयारियां करनी पड़ रही हैं। एक एक एपिसोड से कुछ खास एलिमेंट डिस्कस करके नेल डिजाइन तैयार की जा रही है। After we watch, we feel really satisfied, we feel very happy, and we feel really surprised about this series. Wow, why the director is so creative, and then we come out an idea. Hey, we talk to each other. Hey, why not we create something Squid Game nails? Okay, all the Squid Game nails element we pick from every episode. So every episode we have one nail design idea. खास बात ये भी है कि नेल पर की जा रही ये आर्ट कोई प्रिंटिंग नहीं है, बल्कि हर नाखून पर पेंटिंग करके स्क्विड गेम की डिजाइन को उकेरा जा रहा है, जो एक मुश्किल काम है। एक एक फाइन लाइन को बनाने के लिए कई बार सांस रोक कर भी काम करना पड़ रहा है। It's all 100% hand painting. It's not printing. So every fine line we have to stop breathing. Okay, draw the line very straight, and then we create the nails like
everyone want to put on. It's not just like, oh, it's Squid Game. No, but we want to make it more fashion. स्क्विड गेम की वजह से कोरोना काल में नेल सैलून जैसे कामों में आई मंदी ने फिर रफ्तार पकड़ ली है। बड़ी तादाद में लोग सैलून का रुख कर रहे हैं। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं वो अपने नेल के साइज का डिजाइन आर्ट करके घर पर ही मंगवा रहे हैं। प्रीति, इस तरीके की दीवानगी तुम पर भी असर करती है कि नहीं? और लड़कियों के तो नेल्स बड़े बड़े होते हैं और नेल आर्ट जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो गया है। नेल्स की केयर तो मैं करती हूँ, लेकिन ऐसी दीवानगी नहीं है कि स्क्विड गेम को लेकर मैं उसका डिजाइन बनवाने जाऊँ। लेकिन लोग अपने अपनी तरह से अपने अपने शौक पूरा करते हैं। और अच्छी बात ये भी है प्रतिबिंब इसमें कि ये कहा जा रहा था कि कोविड के बाद कहीं ना कहीं जो नेल सैलून और इस तरह के ब्यूटी सैलून और इस तरह की चीजें हैं उन पर थोड़ा मंदी का असर पड़ रहा है, लेकिन इस दीवानगी के बाद अब वहां पर भी लोग रुक कर रहे हैं और ओवरकम के लिए बहुत काम आ रही हैं इस तरीके के आर्ट्स, इस तरीके के फैशंस कहीं ना कहीं। और अब विदा का समय आ गया है और जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं सुरीले संगीत के साथ। आज के कलाकार में अपनी संगीतमय कला को दिखा रहे हैं प्रशांत मलिक और निशांत मलिक। ये दरभंगा घराने की 13वीं पीढ़ी के ध्रुपद गायक है, तो आप लीजिए इनके संगीत का आनंद। और फिलहाल मुझे और प्रतिबिंब को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।